सत्य के लिए खड़े होने की कीमत जरूर होती है, लेकिन न्याय उसी की तरफ झुकता है जो डटा रहता है। ये शब्द है आईपीएस ऑफिसर अजय लांबा के, जिन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक लिखी है। अजय लांबा ने अपनी इस बुक में आसाराम केस की एफआईआर, अरेस्ट, उसमें आई दिक्कतें, केस की हेयरिंग और पुलिस और सरकार के डेवलपमेंट की पूरी कहानी फर्स्ट हैंड बताई है। अजय लांबा आसाराम की गिरफ्तारी के समय जोधपुर के डीआईजी पुलिस थे। इन्होंने ये किताब निया पुनिया के साथ मिलकर लिखी है। इस किताब का नाम है गनिंग फॉर द गॉड मैन। आप इस किताब को बुक स्टोर से लेकर भी पढ़ सकते हैं। इस बुक में आईपीएस लांबा ने जो विवरण दिया है, उसमें से हमने आप लोगों की जानकारी के लिए एक छोटी सी कहानी बनाई है जो आपको सुननी चाहिए, जो बताएगी कि इन लोगों की टीम ने कैसे इस केस को अंजाम तक पहुंचाया। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं द लॉर्ड वाइस और मैं हूं आपके साथ चेतन। जोधपुर पुलिस ने आसाराम को गिरफ्तार करने की योजना पर काम काफी पहले ही शुरू कर दिया था। गिरफ्तारी से पहले ही पुलिस के कुछ अधिकारी सादे कपड़ों में उनके आश्रम में रहकर निगरानी कर रहे थे। लेकिन जब नई भाजपा सरकार सत्ता में आई तो उस मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। आसाराम के अनुयायी लगातार पुलिस और गवाहों पर दबाव बना रहे थे। एक प्रमुख गवाह अमृत प्रजापति की सूरत में गोली मारकर हत्या कर दी गई। आश्रम में बंद पानी के टैंकरों में आसाराम द्वारा छुआ गया जल डालकर भक्तों को पिलाया गया। मेडिकल रिपोर्ट से भी ये पुष्टि हुई कि आसाराम यौन उत्पीड़न के आरोपों में संदिग्ध है। 29 अगस्त को जब उन्हें यौन शोषण के केस की जांच में शामिल होना था, आसाराम जोधपुर नहीं पहुंचे, वह फरार हो गए और मीडिया में सवाल उठने लगे, आसाराम कहाँ है। डीसीपी अजय लांबा ने अगली सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मीडिया में हलचल मच गई। शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसीपी लांबा ने घोषणा की, हम उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां हम बाबा को गिरफ्तार करने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने ये भी नहीं बताया कि आसाराम कहाँ है, लेकिन उन्होंने राजनीतिक रूप से ये संदेश प्रसारित किया कि पुलिस को उनके ठिकाने की जानकारी है। ये योजना सफल रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद अजय लांबा को भोपाल एयरपोर्ट से सीआईएसएफ के एक अधिकारी का कॉल आया, जो उनके मित्र भी थे। उन्होंने पूछा, अगर आप बाबा को गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो ये बताइए वो इस वक्त एयरपोर्ट पर क्या कर रहे हैं। डीसीपी लांबा ने तुरंत उन्हें निर्देश दिया कि किसी भी तरह आसाराम को बातचीत में उलझा कर रखें ताकि इंदौर से पुलिस टीम को भोपाल पहुंचने का समय मिल सके। लेकिन कानूनी अधिकारियों की कमी के चलते ना तो सीआईएसएफ और ना ही भोपाल पुलिस आसाराम को रोक सकती थी। जोधपुर पुलिस ने आसाराम की मौजूदगी की सूचना जानबूझकर मीडिया में लीक कर दी। परिणाम स्वरूप मीडिया भी भोपाल एयरपोर्ट पर पहुंच गई। मीडिया की मौजूदगी देखकर आसाराम घबरा गए और वापस इंदौर आश्रम लौटने लगे। इस दौरान मीडिया ने उनका पीछा किया, आगे आगे बाबा और पीछे पीछे कैमरे। इंदौर पहुंचने से पहले ही जोधपुर पुलिस के कुछ अधिकारी आश्रम में भक्तों के रूप में रह रहे थे। इसके अलावा एडिशनल डीसीपी सतीश चंद्र जहांगीर के नेतृत्व में एक विशेष टीम केवल गिरफ्तारी के लिए तैयार की गई थी। 30 अगस्त की सुबह जोधपुर पुलिस ने आश्रम के अंदर प्रवेश किया। एडिशनल डीसीपी ने आसाराम से कहा, नमस्कार बापू। आसाराम बोले, नमस्कार, बोलो क्यों आए हो। चंचल मिश्रा एसीपी ने बताया कि उनके खिलाफ एक नाबालिग लड़की ने बलात्कार का आरोप लगाया है। इस पर आसाराम भड़क उठे, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? इस देश में मेरे कितने अनुयायी हैं? एक लड़की के कहने पर मुझे बदनाम करने आए हो। पुलिस ने स्पष्ट किया कि यदि उन्होंने सहयोग नहीं किया तो उनके साथ साथ उनके बेटे नारायण साई और बेटियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने आश्वासन दिया कि उन्हें सम्मानपूर्वक एक गेस्ट की तरह जोधपुर ले जाया जाएगा। आसाराम ने कहा कि वह सुबह चलेंगे, लेकिन पुलिस को शक था कि वह समय निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच समर्थकों की भीड़ आश्रम के बाहर जुटने लगी। स्थिति बिगड़ने से पहले जोधपुर पुलिस ने इंदौर पुलिस से सहायता मांगी और भारी पुलिस बल, दंगा नियंत्रण उपकरण, वाटर कैनन और टीयर गैस के साथ आश्रम को घेर लिया। जब इंदौर आश्रम में गिरफ्तारी की सूचना फैली तो बड़ी संख्या में समर्थक मुख्य द्वार पर जमा हो गए, लेकिन इंदौर पुलिस ने चालाकी दिखाई। उन्होंने पूरा फोर्स मुख्य गेट पर तैनात कर दिया और पीछे के दरवाजे से बुलडोजर और कुछ पुलिसकर्मी भेज दिए। ये सब एक सोची समझी योजना का हिस्सा था ताकि समर्थकों को लगे कि बाबा को मुख्य गेट से बाहर ले जाया जाएगा। जैसे ही पुलिस को इशारा मिला, जोधपुर से आई टीम ने आसाराम को कस्टडी में लिया और पिछले रास्ते को अपनाते हुए गाड़ी में बिठाकर रवाना हो गए।
आश्रम में हफरा तफरी मच गई। समर्थकों ने गाड़ियों का पीछा करना शुरू किया, लेकिन पुलिस पहले ही इंदौर एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। चूंकि इंदौर से जोधपुर की कोई सीधी फ्लाइट नहीं थी और जोधपुर पुलिस कोई विशेष सुविधा देना नहीं चाहती थी, इसलिए आसाराम को दिल्ली होते हुए जोधपुर ले जाया गया। लेकिन समर्थकों ने पहले से दिल्ली जोधपुर की फ्लाइट में बुकिंग कर ली थी और फ्लाइट में ही नारेबाजी शुरू कर दी थी। पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए सभी को शांत किया और चेतावनी दी। जोधपुर पहुंचते ही पुलिस ने आखिरी वक्त पर रास्ता बदल दिया और केवल 3 गाड़ियों के काफिले में आसाराम को आरएसी गेस्ट हाउस ले जाया गया, ना कि महिला थाने जहां केस दर्ज था। शाम 5 बजे के आसपास पूछताछ शुरू हुई। आसाराम को जमीन पर बिठाया गया, जिससे उनका अभिमान टूट गया। डीसीपी अजय लांबा की किताब के मुताबिक पूछताछ में आसाराम ने कहा, गलती हो गई, गलती हो गई। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल कोटिया में ले जाकर बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग की। सबसे जरूरी काम था पोटेंसी टेस्ट कराना, क्योंकि पुलिस को आशंका थी कि वह अदालत में ये दावा करेंगे कि वह यौन गतिविधियों के लायक नहीं है। 2 सितंबर 2013 को हुए टेस्ट में आसाराम को सक्षम पाया गया। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। हालांकि उन्होंने पुलिस के सामने अपराध स्वीकार किया था, लेकिन कोर्ट में केस साबित करना आसान नहीं था। पुलिस टीम को लगातार धमकियां मिलने लगी। डीसीपी लांबा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चंचल मिश्रा और एसएचओ मुक्ता पारी तक को करोड़ों के ऑफर और जान से मारने की धमकियां मिली। चंचल मिश्रा की हत्या की साजिश भी रची गई, लेकिन पुलिस ने समय रहते दोषियों को पकड़ लिया। 6 नवंबर 2013 को पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की और राजस्थान हाईकोर्ट ने रोजाना सुनवाई के आदेश दिए। अब रोज बाबा को जेल से कोर्ट ले जाना पुलिस के लिए चुनौती बन गया, क्योंकि समर्थक रास्ते में आते थे। सुरक्षा के लिए आर्म्स फोर्स की 2 कंपनियां लगानी पड़ी। स्थिति इतनी गंभीर थी कि डीसीपी की पत्नी ने अपनी बेटी को स्कूल भेजना बंद कर दिया। एक बार तो समर्थक डीसीपी के गांव तक पहुंच गए। दिसंबर 2013 में जब राजस्थान में सरकार बदली और बीजेपी की सरकार आई, तो जनवरी 2014 में अजय लांबा का ट्रांसफर कर दिया गया। केस से जुड़े अन्य अधिकारियों का भी ट्रांसफर कर दिया गया, जिससे जांच को बड़ा नुकसान पहुंचा। हालांकि एसएचओ मुक्ता पारी जोधपुर में बनी रही। इस बीच अन्य पीड़ितों ने भी शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन भक्तों के डर से पीछे हट जाती। जांच में सामने आया कि आश्रम से कई लड़कियां बिना कोर्स पूरा किए ही अचानक घर लौट गईं। कई परीक्षा से पहले ही बिना कारण के चली गई। इस तरह ये केस सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि एक बड़े नेटवर्क, सामाजिक दबाव और राजनीतिक हस्तक्षेप के बीच की कड़ी रणनीति और हिम्मत की मिसाल बन गया। जोधपुर पुलिस को जब कुछ बातें संदिग्ध लगी, तो उन्होंने पीड़िता के परिवारों से बात करने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर परिवार अपने अनुभवों को भूल जाना चाहते थे और कोई भी बयान देने को तैयार नहीं था। बावजूद इसके पुलिस को आशंका थी कि आगे और भी पीड़ित महिलाएं सामने आ सकती है और एक नए सबूत भी मिल सकते हैं। इसलिए उन्होंने ओपन चार्जशीट दाखिल की, यानी भविष्य में यदि कोई नया तथ्य सामने आता है तो उसे भी चार्जशीट में जोड़ा जा सके। लेकिन जब राजस्थान में सरकार बदली और बीजेपी सत्ता में आई, तो कुछ अधिकारियों ने इस ओपन चार्जशीट का इस्तेमाल आसाराम के पक्ष में करने की कोशिश कर दी। कोशिश ये होने लगी कि कैसे भी ये साबित किया जाए कि पीड़िता नाबालिग नहीं है। अगर ये साबित हो जाता है तो पॉक्सो एक्ट की धाराएं लागू नहीं होती, जिसमें जबरन, ओरल सेक्स और निजी अंगों में उंगलियां डालना भी रेप माना जाता है। यानी अगर लड़की बालिग मानी जाती तो केस काफी कमजोर हो जाता। हालांकि इस दौरान आईपीएस अजय लांबा और तत्कालीन पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ, जो जोधपुर से ट्रांसफर हो चुके थे, अब भी इस केस पर नजर बनाए हुए थे। उन्होंने डीजीपी से मिलकर जांच में आ रही गड़बड़ियों के बारे में बताया। डीजीपी के हस्तक्षेप के बाद ओपन चार्जशीट को क्लोज चार्जशीट में बदल दिया गया और अब कोर्ट में रोजाना सुनवाई होने लगी। पीड़िता की ओर से वकील पीसी सोलंकी और प्रमोद वर्मा खड़े थे, जो बिना किसी फीस के इस केस में कानूनी मदद दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आसाराम की ओर से देश के सबसे बड़े वकीलों की फौज खड़ी कर दी गई। के मनन, राम जेठमलानी, सोली सोराबजी, राजू रामचंद्र, सलमान खुर्शीद और ओंकार सिंह लखावत जैसे नामी वकील उसके पक्ष में कोर्ट पहुंचे। हालांकि कोर्ट में रोजाना सुनवाई हो रही थी, लेकिन आसाराम के वकील जानबूझकर कानूनी और तकनीकी बातों का फायदा उठाकर मामले को लगातार लटकाते रहे। एक एक करके साल बीतते गए। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। इस बीच पीड़िता का परिवार मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से टूटने लगा। कोर्ट में आने जाने के खर्चों ने उन्हें आर्थिक रूप से झकझोर दिया और पीड़िता के पिता का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी बुरी तरह प्रभावित हुआ।
लेकिन दो महिला अफसर इस पूरे केस में चट्टान की तरह डटी रही, एसएचओ मुक्ता पारिक और एसीपी चंचल मिश्रा। अगर ये दोनों महिला अफसर पीड़िता के पक्ष में मजबूती से ना खड़ी होती तो शायद आसाराम को जेल में भेजना और मुश्किल हो जाता। इधर जोधपुर केस के कुछ ही समय बाद दो बहनों ने गुजरात के सूरत में आसाराम और उसके बेटे नारायण साई पर यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराई। इस केस में गवाहों पर हमला शुरू हो गया। गवाह भागचंदानी पर एसिड अटैक किया गया। वहीं दो अन्य गवाह राकेश पटेल और अरविंद वाजपेयी पर भी जानलेवा हमला हुए। जांच में सामने आया कि हमलावर आसाराम के समर्थक थे। 23 मई 2014 को इस केस के सबसे अहम गवाह अमृत प्रजापति की सूरत में गोली मारकर हत्या कर दी गई। अमृत प्रजापति ने सार्वजनिक रूप से बताया था कि आसाराम अन्य मामलों में भी शामिल है और वह खुद गवाह है। उन्होंने 2012 में आश्रम छोड़ दिया था। उनकी हत्या ने पुलिस अधिकारियों से लेकर पीड़िता के परिवार और वकीलों तक सभी को हिलाकर रख दिया। आसाराम समर्थकों द्वारा दो और गवाहों की हत्या की कोशिश भी की गई। गवाह राहुल सचान पर कोर्ट से निकलते वक्त हमला हुआ, जिसमें उसकी जान तो बच गई, लेकिन नवंबर 2015 में वह अचानक लापता हो गए। इसके बाद से महत्वपूर्ण गवाह राहुल सचान अचानक गायब हो गए और आज तक उनका कुछ पता नहीं चला। वहीं एक अन्य गवाह महेंद्र चावला पर पानीपत में गोली चलाई गई, लेकिन सौभाग्य से वह इस हमले में बच गए और उन्होंने कोर्ट में गवाही भी दी थी। तीसरे गवाह कृपाल सिंह ठाकुर पर जुलाई 2015 में गोलीबारी हुई, जिसमें उनकी जान चली गई। हालांकि रात की बात यह थी कि कृपाल सिंह का बयान पहले ही कोर्ट में दर्ज हो चुका था। इन हमलों और हत्याओं ने साफ संकेत दिया कि जो भी पीड़िता के पक्ष में गवाही देगा या तो गवाही से पहले मारा जाएगा या फिर बाद में निशाना बनाया जाएगा। ये माहौल दिखाता है कि आसाराम को सजा दिलाना कितना कठिन और जोखिम भरा कार्य रहा। इसके बाद मेडिकल रिपोर्ट्स में पुष्टि हुई कि पीड़िता के साथ यौन क्रिया हुई थी। स्कूल रिकॉर्ड्स और 10वीं की मार्कशीट से यह भी साबित हुआ कि पीड़िता नाबालिग थी, जिससे पॉक्सो एक्ट पूरी तरह लागू हुआ। फोन कॉल्स रिकॉर्डिंग से भी ये स्पष्ट हुआ कि घटना के समय आसाराम, शिल्पी जो कि वार्डन थी, शरद चंद्रा डायरेक्टर और शिवा असिस्टेंट के बीच काफी बातचीत हुई थी। खासतौर पर 6 से 15 अगस्त के बीच, जब पीड़िता बीमार थी और उसे इलाज के बहाने आसाराम के पास ले जाया गया था। सुनवाई के दौरान हर अमावस्या और पूर्णिमा को आसाराम के समर्थक जेल के बाहर जमा हो जाते थे। जेल प्रशासन ने एक अजीब व्यवस्था की। आसाराम द्वारा स्पर्श किए गए पानी को एक टैंकर में डाल दिया जाता, जिससे भक्त उसे आशीर्वाद का पानी समझकर पीते थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि समर्थक बाबा की एक झलक पाने के लिए कितने बेचैन थे। आखिरकार 5 साल तक चली सुनवाई के बाद 25 अप्रैल 2018 को फैसला सुनाए जाने की तारीख तय हुई। इससे पहले डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम के केस में हिंसा हो चुकी थी, जिसमें 38 लोग मारे गए थे। इसलिए पुलिस कमिश्नर अशोक राठौर ने पहले से ही सख्त सुरक्षा व्यवस्था की योजना बना ली थी। राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश पर यह तय किया गया कि फैसला जेल परिसर में ही सुनाया जाएगा। होटल और ट्रांसपोर्ट यूनियन को भी निर्देश दिया गया कि अगर आसाराम के समर्थक दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दे। फैसले के दिन यानी 25 अप्रैल 2018 को न जेल परिसर के बाहर और न ही कोर्ट के आसपास कोई समर्थक नजर आया। कोर्ट रूम तो खाली कर दिया गया और विशेष न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा को जेल के अंदर लाया गया। अब 453 पन्नों के फैसले को सुनाने की घड़ी आ चुकी थी। जज ने सबसे पहले सेवा उर्फ सवाराम को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। रसोइया प्रकाश को भी पर्याप्त प्रमाण न मिलने के चलते रिहा कर दिया गया, लेकिन छिंदवाड़ा आश्रम की वार्डन शिल्पी और डायरेक्टर शरद चंद्रा को साजिश का दोषी पाते हुए 20-20 साल की सजा सुनाई गई। मुख्य आरोपी आसाराम को पॉक्सो एक्ट के तहत परिभाषित बलात्कार का दोषी पाया गया। कोर्ट ने उसे अधिकतम सजा दी, यानी उम्र कैद। जब तक वह अंतिम सांस न ले तब तक जेल में रहेगा। पीड़िता और उसके परिवार की वर्षों की कानूनी लड़ाई सफल रही। भले ही उन्हें प्रत्यक्ष लाभ ना मिला हो, लेकिन न्याय मिलने का संतोष उन्हें जरूर मिला। उधर सूरत की पीड़िता द्वारा मामला दर्ज में भी आसाराम दोषी करार दिए गए। जनवरी 2023 में गुजरात की एक अदालत ने अहमदाबाद स्थित मोटारा आश्रम में 2001 से 2006 के बीच बार बार बलात्कार के मामले में भी उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस तरह आसाराम केवल एक नहीं बल्कि 2 यौन शोषण मामलों में दोषी सिद्ध हुए। हालांकि उनके समर्थक आज भी ये तर्क देते हैं कि बापू को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है, लेकिन कोर्ट के साक्ष्यों और फैसलों के बाद इस तर्क की कोई वैधता शेष नहीं रह जाती। आसाराम प्रकरण केवल एक यौन शोषण का मामला नहीं था, बल्कि ये भारतीय न्याय प्रणाली की दृढ़ता, गवाहों की बहादुरी और पीड़ितों की अधिक संघर्षशीलता की गवाही है।
इस मामले में गवाहों को मारने की कोशिश हुई, डर का माहौल बनाया गया, लेकिन कानून का रास्ता नहीं रुका। मेडिकल रिपोर्ट्स, कॉल रिकॉर्ड्स और दस्तावेज सबूतों ने यह साबित किया कि आरोपी दोषी है। 5 साल लंबी न्यायिक प्रक्रिया, कड़ी सुरक्षा और समाज की निगाहों में खड़े इस मामले में अंततः अदालत ने निष्पक्षता से फैसला सुनाया और आसाराम को आजीवन कारावास की सजा दी गई। ये सजा न सिर्फ पीड़िता के लिए न्याय है, बल्कि उन सभी के लिए एक उम्मीद है जो अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। ये फैसला हमें ये भी याद दिलाता है कि भले ही किसी का प्रभाव, अनुयायी या शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कानून के सामने सब बराबर है और देर भले हो पर न्याय जरूर होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और अहम कानूनी लीगल अपडेट्स के साथ।